Hello everyone, welcome to the IQ Institute of Commerce family. गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी बच्चे ये वीडियो जो टाइम पे देखते होगे. आई विल बी टीचिंग यू द बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12th. सो स्टूडेंट्स, हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था बेटा बिजनेस स्टडीज़ में, उसमें हम लोग ने ये देखा था कि बिजनेस स्टडीज़ जो है वो सब्जेक्ट में हमने ये देखा था कि एक बिजनेस हम लोग किस तरीके से उसको रन कर सकते हैं. जैसे कि एक पर्टिकुलर बिजनेस एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रन कर सकता है, ठीक है. फिर हमने देखा था पार्टनरशिप फर्म की तरीके से भी वो चला सकते हैं, ठीक है. फिर हम लोग ने ये भी देखा था कि वो HUF की तरह भी चल सकते हैं, राइट. बट माई पॉइंट टू यू इज दैट कि अगर हम एक बिजनेस को, पर्टिकुलर बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह चलाए या फिर पार्टनरशिप फर्म की तरह चलाए या फिर HUF की तरह चलाए, तो अगर कोई भी बिजनेस में मैनेजमेंट ना हो बेटा, तो वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा क्या? क्वेश्चन मार्क. नहीं. सो हमें क्या समझ में आता है बेटा कि कोई भी एक काम हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो, कोई भी हो, XYZ, इफ एनी वर्क इज टू बी डन, देन व्हाट थिंग इज रिक्वायर्ड? दैट इज मैनेजमेंट. विदाउट मैनेजमेंट वी कैन कंप्लीट द वर्क, but we cannot complete the particular work in an efficient way or in an creative way or in an effective way. काम तो होने हो जाएगा बेटा, बट वो चाहिए ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे. समझा? काम तो होने हो जाएगा बेटा, बट कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आती रहेगी अगर हम लोग ने उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया होगा तो. ठीक है. सो जो क्लास 12 का आपका जो बिजनेस स्टडीज है बेटा, वो दो तरीके से डिवाइड किया है. मतलब कि एक पार्ट ए है और पार्ट बी है. सो जो पार्ट ए के अंदर जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, वो सब चैप्टर आपके बेस्ड है मैनेजमेंट के ऊपर. ठीक है. पार्ट ए के अंदर जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ने वाले बेटा, वो सब चैप्टर बेस्ड है आपके मैनेजमेंट के ऊपर. ठीक है. अभी मेरा आपको सेकंड क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर मेरे को मैनेजमेंट करना है तो क्या लगेगा? पैसा लगेगा. अभी फॉर एग्जांपल मैंने मेरे एक कंपनी के लिए या ऑफिस के लिए एक मैनेजर हायर कर लिया, तो मैनेजर को क्या मेरे को सैलरी पे करना पड़ेगा, राइट. फिर कोई मैंने एक एक्सपर्ट हायर कर लिया, तो एक्सपर्ट को भी उसके मतलब उसके एक्सपीरियंस से या फिर उसके नॉलेज से वो जो भी चीज़ मेरी कंपनी के लिए काम करेगा, सो उसके लिए मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा, राइट. सो यही चीज़ हमें समझ में आ रही है बेटा कि मैनेजमेंट तो सर कर लेंगे हम, बट मैनेजमेंट करने के लिए हमें पैसा लगेगा. सो वो जो फिनेंस का पार्ट है, जितनी भी चीज़ें हम फिनेंशियल रिलेटेड, पैसों की रिलेटेड पढ़ाई करेंगे, वो सब चैप्टर्स हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड के पार्ट बी में. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. मैंने पहले ही आपको बताया, क्या बोला बेटा अभी, कि पार्ट ए में 12th स्टैंडर्ड CBSE में हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वो है मैनेजमेंट बेस के ऊपर. ठीक है. चलो, पहला चैप्टर कौन सा है अपना? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. अभी और सेकेंड पॉइंट जो ध्यान से सब समझना है बेटा कि 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने जितना बिजनेस स्टडीज का पेपर लिखा है या फिर अटेम्प्ट किया है, सो बहुत सारी स्कूल्स में 11th स्टैंडर्ड से ही हम लोग को केस स्टडीज की प्रैक्टिस होती है, बट बहुत सारी स्कूल्स में वो नहीं भी होता है. सो जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपका जो बेटा बिजनेस स्टडीज का पेपर आएगा ना, वो डिवाइड किया है दो सेक्शंस में. लाइक एज आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, आउट ऑफ विच 20 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स होंगे. ठीक है. MCQs आएंगे वो, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से आपको 50% केस स्टडीज आएगी. मतलब क्या है, आपको एक कंपनी के बारे में एक केस स्टडी दे दी है, उसमें से हमें समझना है कि वो कंपनी को क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मैनेजमेंट का या फिर फाइनेंस का, अगर पार्ट बी में से केस स्टडी आई तो पार्ट ए में से आई तो मैनेजमेंट का कौन सा कंसेप्ट वो लगा, हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और वो कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. उसके ऊपर हमें आंसर लिखना होगा. ठीक है. सो 12th स्टैंडर्ड के अंदर बेटा हमें ध्यान से जो समझना है वो ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. बेटा कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी केस स्टडीज डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे और उसका आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है. चलो लेट्स बिगिन. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो अपने आप इजी हो जाएगा. ठीक है. चलो देखो क्या लिखा है. मैनेजमेंट का पहले हम लोग मतलब समझते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं या फिर उसका डेफिनेशन देखते हैं. नॉट डेफिनेशन एग्जैक्टली बट मीनिंग समझते हैं. ठीक है. चलो देखो क्या लिखा है. मैनेजमेंट इज एन आर्ट of getting things
done with and through others. Management can be defined as the process of getting things done with the aim of achieving organizational goals. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा, दोनों को अंडरलाइन कर लेना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको जब चैप्टर चालू किया तभी समझा बेटा कि काम तो सर कंप्लीट हो जाएगा, बट अगर मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम किया तो हम लोग को जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो कैसे कंप्लीट होंगे, इफेक्टिव वे से और एफिशिएंट वे से। ठीक है, देखो वापस एक बार समझते हैं क्या लिखा है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट खुद काम करेगा क्या बेटा, नहीं। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैं खुद काम नहीं करूंगा, मैं एक ऐसी कला हूं, मैं ऐसा एक आर्ट हूं जो लोगों के पास या फिर दूसरों के पास से काम करवा के लूंगा। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा है। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, मैनेजमेंट का मेन एम क्या रहेगा कि जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल है बेटा उसको अचीव करना है, पर किस तरीके से, इफेक्टिव वे से और एफिशिएंट वे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या लिखा है। अभी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब समझेंगे। ठीक है सर, हम लोग ने पहले समझ तो लिया कि मैनेजमेंट अपने गोल को अचीव करने के लिए इफिशिएंट और इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो देखो अभी उसका मतलब क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब समझो बेटा, कंप्लीटिंग द वर्क एट लो कॉस्ट। एफिशिएंसी किसको बोलते हैं कि जो भी एक पर्टिकुलर काम है वो पर्टिकुलर काम को कम से कम पैसों में मैंने कंप्लीट कर दिया। मतलब क्या हो गया, मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो बेटा, एक काम है, वो काम अगर मैं एक ही बार में, ठीक है, मैंने अगर बोला था कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक काम है, इसको 1 घंटे में कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 1 घंटे में कंप्लीट कर देंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 40 मिनट्स में, 50 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे। राइट, सो वो जो चीजें हैं, जो 1 आवर का काम है, जो उससे पहले कंप्लीट कर लेता है, कम पैसों को लेके मैक्सिमम रिसोर्स को यूटिलाइज करके, उसको बोलेंगे एफिशिएंसी। ठीक है, अब इफेक्टिवनेस देखो क्या होता है। इफेक्टिवनेस कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम। ऊपर क्या था, एफिशिएंट, और एफिशिएंट किसको बोलेंगे, एफिशिएंट बेटा 1 घंटे का काम 40 मिनट में कर दिया कम पैसों में, तो वो बन जाएगा एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का क्या लिखा है, कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, मतलब कि 1 घंटे का काम 1 घंटे में कर दिया। और क्या लिखा है, इज कंसर्न विद द रिजल्ट, मींस कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद स्टिपुलेटेड टाइम। Although efficiency and effectiveness are different, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। एक का काम 1 घंटे में होना है, एक का काम 1 घंटे से अंदर हो जाना है। ठीक है, एफिशिएंट मतलब कि कम से कम खर्चा करना, और इफेक्टिवनेस मतलब कि प्रॉपर टाइम पे वर्क को कंप्लीट करना। Although efficiency and effectiveness are different, yet they are interrelated, दोनों कनेक्टेड है बेटा। अगर 40 मिनट में काम कर दिया, चलो फॉर एग्जांपल मान लो एफिशिएंसी में क्या लिखा था, कंप्लीटिंग एट लो कॉस्ट, 100 रुपए में काम खत्म कर दिया एकदम सस्ते में, पर चाहिए वैसा काम नहीं किया तो कोई मतलब है क्या बेटा उसका, नहीं। इफेक्टिवनेस, 1 घंटे का काम 1 घंटे में कंप्लीट किया, पर चाहिए उस तरीके से या वो लेवल से कंप्लीट नहीं किया, बहुत ज्यादा खर्चे लगा लिया 1 घंटे के काम के लिए, तो कोई मतलब है क्या, नहीं। सो क्या है, वो दोनों आखिर में बेटा इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से connected है। So it is important for the management to maintain the balance between the two। ठीक है, समझा ये कंसेप्ट क्लियर यहाँ पे दोनों। कोई भी डाउट रहेगा बेटा तो वापस आप उसको पूछ सकते हो मेरे को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे केस स्टडी पढ़ लेते हैं। मैं बेटा यही करूंगा, आपको एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा, वो पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर आपको एक केस स्टडी ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में मैंने क्या बोला, हम लोग पहले दिन से केस स्टडीज की प्रिपरेशन चालू करेंगे, ताकि जितने भी मैक्सिमम डेज हम लोग एग्जाम्स के नजदीक पहुंचे तब तक हमें केस स्टडीज पूरी सॉल्व करने को आ जाएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले बेटा, क्या लिखा है देखो। केस स्टडीज के अंदर कैसे सॉल्व करना है अभी वो समझ लो। देखो पहला लाइन और दूसरा लाइन हमेशा कंपनी का इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, केस स्टडीज के अंदर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन विल बी ओनली द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी। ठीक है, केस स्टडीज के अंदर जो 3rd, 4th, 5th लाइन जो होगी वो आपको कंपनी की प्रॉब्लम्स बताएगी। ठीक है, कि कंपनी को कौन सी प्रॉब्लम्स है, एंड लास्ट लाइन विल बी हेल्पिंग यू आउट
टू जस्ट गेस आउट योर आंसर, वो प्रॉब्लम से आपको आंसर तो समझ ही जाएगा बेटा कि ये कंपनी के साथ क्या प्रॉब्लम है, और लास्ट लाइन से हमें वो पता चलेगा कि वो आंसर को हमें कितना ब्रीफ करना है। ठीक है, वो मार्क्स के थ्रू तो पता चलेगा ही, बट लास्ट लाइन के थ्रू हमें ये भी पता चलेगा कि हमें उसको कितना ब्रीफ करना है। जैसे आगे जाएंगे वो आपको समझ जाएगा। चलो पढ़ते ही वाला केस स्टडी। देखो क्या लिखा है, Goldland Private Limited is a wheat producing company. Daily 5,000 bags of wheat weighing 10 kg each are produced here. देखो मैंने क्या बोला था, पहली जो 2 लाइन है बेटा वो हमें क्या समझाएगी बेटा, केस स्टडी, मतलब कंपनी के बारे में हमें बताएगी। तो गोल्डलैंड प्राइवेट लिमिटेड करके एक व्हीट प्रोड्यूसिंग की कंपनी है सर, वो डेली 5,000 बैग बना रही है सर, और 10 किलो की एक बैग होती है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर, दिस ईयर has less number of bags produced on a per day basis. The number is around 4,500, which is less than the target of 5,000 set by the company. ठीक है, वो गोल्डलैंड प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी बेटा, वो लोग ने सेट किया था अपना टारगेट कि 5,000 बैग बनाएगी, बट ये साल क्या हुआ, वो लोग ने सिर्फ 4,500 बैग बनाया। ठीक है, विच इज लेस देन द टारगेट सेट बाय द कंपनी। सो देखो अभी ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखो हम लोग ने वो पढ़ा था एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के टाइम पे। एक था कि जो मेरा टारगेटेड काम है वो 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना था। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको। और दूसरा एफिशिएंसी में क्या पढ़ा था, लो कॉस्ट पे कंप्लीट करना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो कौन सा काम आएगा, इफेक्टिवनेस का प्रॉब्लम है कि एफिशिएंसी का प्रॉब्लम है, वो देखते हैं आगे। चलो क्या लिखा है, द कंपनी हाउएवर हैज बीन एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। देखो लोअर कॉस्ट, रिड्यूस द कॉस्ट, किस में पढ़ा था बेटा, वो एफिशिएंसी में पढ़ा था। किस में पढ़ा था, एफिशिएंसी में। देखो यहाँ पे पढ़ा है ना, देखो क्या लिखा है, एफिशिएंसी मींस कंप्लीटिंग द वर्क एट लो कॉस्ट। एफिशिएंसी मींस कंप्लीटिंग द वर्क एट लो कॉस्ट। तो केस स्टडी के अंदर ये तो सॉल्व हो गया सर कि कंपनी क्या बता रही है, गोल्डमैन कंपनी ने जितना लास्ट ईयर खर्चा किया था सर, उससे तो वो कम ही खर्चा कर रही है बात। ठीक है, ये तो समझ गया। मतलब क्या सर, एफिशिएंसी तो इसमें नहीं आएगी, तो प्रॉब्लम किसका था सर, इफेक्टिवनेस का। उन लोग, मैंने एग्जांपल दिया था 1 घंटे के काम वाला, यहाँ पे एग्जाम है 5,000 बैग का, तो वो 5,000 बैग प्रोड्यूस कर पा रहा है क्या, नहीं। कितना कर रहा है वो, 4,500 बैग किया, राइट। सो कौन सा मैनेजमेंट का कंसेप्ट इधर मिसिंग है, इफेक्टिवनेस का। सो इफेक्टिवनेस के बारे में हम उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा आंसर में, द कंसेप्ट इग्नोर्ड हियर इज दैट ऑफ इफेक्टिवनेस। इफेक्टिव से काम किया क्या कंपनी ने, 5,000 बैग प्रोड्यूस किया क्या कंपनी ने, नहीं ना बेटा। एज द क्वांटिटी प्रोड्यूस हियर इज लेसर देन द टारगेट, इफेक्टिवनेस रिक्वायर्स आउटपुट टू बी इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, टाइम एंड क्वालिटी। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। देखो स्टार्टिंग हमने किससे किया था बेटा, मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा, फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, 2 कंसेप्ट पढ़ा सर, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, अभी हम लोग क्या किया, उसका केस स्टडी सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाए बेटा। चलो देखो क्या लिखा है, अभी हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ेंगे बेटा, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देखो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है बेटा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट कब करेंगे, कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे सर, तो सिंपल बात है, कंपनी का एक पर्टिकुलर गोल रहेगा, वो गोल को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Organization's existence is based on the objective, and management is a process which unites the efforts of every individual to achieve the goal. मैनेजमेंट क्या करेगा बेटा, को वो खुद काम नहीं करने वाला है, हम लोग ने उसके मीनिंग में ही पढ़ा था, इज द आर्ट ऑफ गेटिंग डन थ्रू एंड विथ अदर्स। मैनेजमेंट खुद काम नहीं करने वाला बेटा, वो ऐसा एक चीज है जो लोगों के पास से काम करवा के लेगा। सो जितने इंडिविजुअल्स है, जितने भी अलग अलग लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, वो सबकी एफर्ट्स को साथ में लगाकर मैनेजमेंट अपना गोल कंप्लीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था हम लोग ने बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स का, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। देखो उसका मतलब क्या लिखा है, यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है बेटा कि मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट हर कोई जगह पे लगेगा सर, एनजीओ हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग तो भी लगेगा, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो सर तो भी लगेगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल, मतलब देखो इट डज नॉट कंटेन वन एक्टिविटी। ऐसी एक ही एक्टिविटी नहीं होती है जिसमें से मैनेजमेंट लगता है बेटा, हर कोई एक्टिविटी के लिए मैनेजमेंट लगेगा। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इंक्लूडिंग 3 मेन एक्टिविटीज। देखो ऐसा नहीं है कि 3 ही एक्टिविटी पे लगेगा सब एक्टिविटी पे। कोई भी एक्टिविटी कर लो चाहे आपको उसमें मैनेजमेंट तो लगने ही वाला है, बट 3 जो मेन एक्टिविटी है उसमें देखो क्या लिखा है। सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस, घर में अपने को मैनेजमेंट लगता है बेटा, इनकम एक्सपेंस को टैली करने, उसको बैलेंस करने, सब चीज करने, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एंड लास्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। एक कंपनी होती है उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि पैकिंग, फिर उसको डिस्पैचिंग, फिर उसका एडवर्टाइज करना, सेलिंग करना, राइट। सो वो सब चीज इंडिविजुअल है, वो सब के एफर्ट्स को मिलाने के लिए हमें जो कंसेप्ट लगेगा बेटा वो होगा मैनेजमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो क्या लिखा है। 4th पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इसके लिए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल बताओ आपको कि जैसे कि हम लोग जब 12th स्टैंडर्ड में अभी आए ना, तो अभी हम लोग को लगता है कि सर हम लोग 90% तो लेके ही आएंगे 12th में, बट हम लोग ने उसके लिए एक शेड्यूल बनाया। सर हम लोग रोज सुबह 4 बजे उठेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे वो, बट वो सिर्फ हम लोग ने स्टार्टिंग में फॉलो किया, फिर हम लोग ने बीच में छोड़ दिया, फिर डायरेक्ट जब एग्जाम आई उसके एक दिन पहले फॉलो किया, तो रिजल्ट मिलेगा क्या बेटा अपने को? नहीं। सो उसी तरीके से मैनेजमेंट है। जब भी कंपनी हमने चालू की तभी बड़ी बड़ी बातें करके, लोगों को फंसा के, जैसे कि वो हेरा फेरी मूवी में एक का डबल करके सब कुछ करके रगा दिया, तो वहां पे कोई प्रॉपर मैनेजमेंट था नहीं, कुछ था नहीं, राइट। सो उस तरीके से अगर आप काम करोगे तो नहीं चलेगा। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको हर लेवल पे कंटिन्यूस बेस से उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है मैनेजमेंट? नेवर एंडिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक टीवी सेल करना था, ठीक है, मैंने उसमें मैनेजमेंट लगाया, जैसे कि मैंने उसका एक स्कीम वीम बना लिया, कस्टमर ढूंढ लिए, कस्टमर को बेच दिया टीवी। कस्टमर को टीवी बेचने के बाद मेरा काम खत्म क्या बेटा? नहीं, उसके बाद तो मेरा राइट काम चालू होगा, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस है। उसके बाद कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आए या कुछ आए तो मैं उसको सॉल्व करना है। सो मैनेजमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस विच परफॉर्म्स कंटिन्यूसली। ठीक है, 4 पॉइंट देखे कौन से थे? एक था गोल ओरिएंटेड, दूसरा था परवेसिव, तीसरा था मल्टी डिमेंशनल, और 4th था कंटिन्यूस प्रोसेस। अब देख लो 5th क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है बेटा? ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट अकेला काम करेगा क्या? नहीं, हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, क्या था? इंडिविजुअल की एफर्ट्स को कंबाइन करने का काम है मैनेजमेंट का। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मतलब मैनेजमेंट ऐसा काम है जो बेटा दिखेगा नहीं, आप उसको टच नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप उसको फील कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, देखो क्या लिखा है, इट कैन नॉट बी सीन और टच, ओनली इट कैन बी फेल्ट इन द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पॉइंट मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के कंप्लीट होते हैं। उसको याद करने के लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ। देखो बेटा, कोई भी आंसर को याद करने के लिए 2 तरीके, ठीक है, अभी मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगा। उसके बाद टिल एंड जितना हमारा मतलब जितना हमारा बिजनेस स्टडीज के चैप्टर्स है, जितने भी उसमें आंसर्स है, आप ये 2 में से कोई भी एक ट्रिक यूज करके या फिर एक टिप यूज करके आपके आंसर्स को आप शॉर्टकट वे से याद रख सकते हो। ठीक है, योर फर्स्ट टिप इज, जो बहुत पुराना है, सब लोग जानते हैं उसको, कि हर एक उसका है ना एक इनिशियल ले लो। जैसे कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का ले लिया G, परवेसिव का ले लिया A, ठीक है, मल्टी डिमेंशनल का ले लिया M, कंटिन्यूस प्रोसेस का ले लिया C, ठीक है, फिर ग्रुप एक्टिविटी का ले लिया G, और बाद में ले लिया इंटेंजिबल का I। सो उस तरीके से आप एक एक्रोनॉमी क्रिएट कर लो, एक वर्ड फ्रेम कर लो और एब्रिविएशन या कुछ बना लो उसका, और बाद में उसको आप याद रख सकते हो। नहीं तो फिर ये एक लर्निंग टिप जो मैंने यहाँ पे आपके लिए नीचे लिखा है, देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट के कैरेक्टर में ही है अपने गोल को। फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अपने गोल को परवेसिव होकर, सेकेंड पॉइंट क्या है? परवेसिव। अपने गोल को परवेसिव होकर मल्टी लोगों की मदद से, बहुत सारे लोगों की मदद से कंटिन्यूस एक्टिविटी और फंक्शन करके इंटेंजिबल होकर अचीव करना।
ठीक है, क्या चाहिए, मैनेजमेंट के कैरेक्टर में ही है गोल को, मतलब फर्स्ट पॉइंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस परवेसिव होकर, मतलब कि परवेसिव है वो, मल्टी लोगो मतलब कि मल्टी डायमेंशनल की मदद से कंटिन्यूस एक्टिविटी है मैनेजमेंट, और फंक्शन करके इंटेंजिबल होके उसको अचीव करना। तो इस तरीके से आप कोई एक सेंटेंस भी उसको फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे अपना थर्ड आंसर कंप्लीट हुआ। कौन से आंसर पढ़े अभी तक बेटा, मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा सर, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पढ़ा सर, उसके ऊपर केस स्टडी देखा, फिर अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखा। ठीक है, अभी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली तो उसके रिलेटेड का एक केस स्टडी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, जोस एंटरप्राइज डिसाइड्स टू हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। देखो, एक कोई कंपनी होती है बेटा, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सेलिंग डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राइट। सो एक जोस एंटरप्राइज करके बेटा एक कंपनी है जिसने क्या बोला, अपने एम्प्लॉय के साथ एक मीटिंग लेनी है, और वो हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को बुलाना चाहता था इन दी ऑर्गेनाइजेशन। The main motive is to tell the employees to keep the target of 20% increase in sales as a main objective when they work throughout the year. उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अपने टारगेट को 20% उसको बढ़ाना था। The meeting is full of ideas regarding the employees and process involved. Various plans are made to harness the potential of the employees and streamline the process. However, with the passage of a few days, external business environment checks the capability of the organization to adapt the new situations. The company successfully comes out at the end of the year with flying colors. What are the various characteristics of management? देखो बेटा, इसमें डायरेक्टली आपको बता दिया है, क्या लिखना है अपने को, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने मैनेजमेंट की यहाँ पे यूटिलाइज की है, जो हाईलाइट हुई है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द लाइन्स इन विच दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन हाईलाइटेड। ठीक है, देखो आंसर में क्या लिखेंगे हम इसको, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व। क्या, एक तो गोल ओरिएंटेड तो सर डायरेक्टली पता चल रहा था, कौन सा, कंपनी ने बोला था उसको 20% इंक्रीज इन सेल्स चाहिए, मतलब तो सीधा बात है सर, गोल ओरिएंटेड की बात तो हमें पता चल गई। ठीक है, फिर फर्स्ट टिप लाइन हमें कुछ बता रहा था, उसने क्या किया था, जोस एंटरप्राइज ने अपने हर एक एम्प्लॉय को, जितने भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है वो सबको बुलाया था। मतलब क्या, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होगा ना बेटा। देखो, वेरियस प्लान्स आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। जब मैंने हर कोई डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को बुलाया है तो सीधी बात है, मैं हर कोई डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज पे काम करूंगा, मैनेजमेंट हर कोई डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के ऊपर लगाऊंगा, इसके लिए वो बन जाता है मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, एंड लास्ट जो कंसेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स में, अभी आप बोलोगे सर ये डायनामिक तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा ही नहीं, तो डायनामिक मतलब कि चेंजिंग। तो देखो क्या लिखा है, हाउएवर विद द पैसेज ऑफ फ्यू डेज the external business environment checks the capability of the organization to adapt the new situations. सीधा बात है बेटा कि एक जोस एंटरप्राइज करके कंपनी था, उसको अपना 20% सेल बढ़ाना था। उसके लिए सर उसने क्या किया था, जितने भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय थे वो सबको बुलाया। तो जो 20% सेल बढ़ाना था वो हो गया गोल ओरिएंटेड। जितने भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को बुला के उस पर मैनेजमेंट का फंडा लगाया, इसके लिए वो बन गया मल्टी डायमेंशनल। सब लोग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि चेंज को एक्सेप्ट किया, क्यों, रिजल्ट आने के लिए, इसलिए वो बन जाता है डायनामिक। ठीक है, यहाँ पे आपका कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अभी हम जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया सर, अभी हम उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है या फिर अचीव करना है, वो सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, सिर्फ मैनेजमेंट। अगर आपका अच्छा मैनेजमेंट होगा तो आपके रिजल्ट्स आपको जल्दी अचीव हो जाएंगे। अगर आपने अच्छा मैनेजमेंट रखा रहेगा तो आपको आपके रिजल्ट सेट करने, आपका गोल सेट करने भी इजी हो जाएगा। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। सीधा बात है बेटा, कोई भी कंपनी मैनेजमेंट को उसी तरीके से प्लान करती है कि उसके पास जितना भी मैन पावर है, उसके पास जितने भी रिसोर्सेज है, वो सबको मैक्सिमम तरीके से और बेस्ट पॉसिबल एडवांटेज तरीके से उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, दैट इज टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस।
ठीक है। चलो अभी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है ना बेटा, वो 3 तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है। वापस समझो क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है बेटा, उसको हम लोग ने 3 तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है। कौन से 3 तरीके हैं? सबसे पहला, अगर मैनेजमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव है तो वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सीधी बात है, मैनेजमेंट सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करेगा, तो सबसे पहला जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा, मैनेजमेंट अगर काम कर रहा है अपने कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके रिलेटेड अगर वो काम कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या सोचेगा कि वो जो सोसाइटी में रह रहा है, वो जो सोसाइटी में रह रहा है, वो जो अपनी सोसाइटी में अपना बिजनेस का ग्रोथ कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए काम करे, मतलब कि अच्छे काम करे, ठीक है। सो उसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा ना बेटा, वो बन जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव। वो कौन सा बनेगा? सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन सा बनेगा? सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है, सीधी बात है, मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि उसके एम्प्लॉयज, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब कि अपने सोसाइटी के लिए जो बाहर काम कर रहा है, तो सीधा बात है वो सब पर्सनल के लिए काम करता रहेगा, मतलब सब एम्प्लॉयज या फिर पर्सन्स के लिए काम करता रहेगा। इसलिए जो उसका थर्ड पॉइंट बनेगा वो बन जाएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो देख लेते वापस क्या लिखा है अभी। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अगर मैनेजमेंट ने अपने कंपनी के लिए कोई ऑब्जेक्टिव सोचे तो सीधी बात होगी वो 3 ही तरीके से हो सकता है, क्या कि उसकी कंपनी अच्छे से सरवाइव करे। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? सर्वाइवल। वो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। देखो क्या लिखता है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज द सर्वाइवल। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न थ्रू रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट। सीधा बात है, कोई भी कंपनी को सर चलना है लॉन्ग टाइम तक और उसको सर्वाइव करना है, तो उसको क्या अर्न करना पड़ेगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कि इनकम, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सोचता है तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव सोचेगा? कि वो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो मैनेजमेंट हैज टू एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट. Profit provides a vital incentive for the continued successful operation of the enterprise. ठीक है। एंड द थर्ड मेन एंड द मोस्ट फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट सोचेगा वो होगा कि उसकी कंपनी का या फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे से ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुल्ली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर मेनी इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ सच एज सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, उसने अपने कंपनी का सेल्स बढ़ा दिया. नेक्स्ट, इंक्रीज इन द एम्प्लॉय काउंट. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और द इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इसमें से कोई भी अगर एक चीज होती है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपनी ने मैनेजमेंट को लेके, मतलब मैनेजमेंट के साथ चल के अपनी कंपनी का ग्रोथ कर लिया, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव. देखो क्या लिखा है, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज अ बिजनेस और नॉन बिजनेस, ठीक है. क्या लिखा है देखो, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वो बिजनेस के रिलेटेड हो तो भी, बिजनेस के रिलेटेड ना हो तो भी, हैज अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल विच इज कंसिस्टेंटली क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कंस्टिट्यूट्स ऑफ सोसाइटी. These includes, सबसे पहला क्या वो इंक्लूड कर रहा है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. ऐसी कोई भी मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज नहीं करनी है जो एनवायरमेंट को हार्म करे, ठीक है. नेक्स्ट, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है बेटा. जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो या फिर जो छोटे लोग हैं, या फिर वो सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, सबके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और सबको एम्प्लॉयमेंट मतलब कि काम देना, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल एंड क्रेज दी एम्प्लॉयज, ठीक है, एनकरेजेस टू दी एम्प्लॉयज, ठीक है. जो बेसिक एमिनिटीज है अपनी वो है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बट उसके साथ साथ एम्प्लॉयज को मतलब स्कूल, मतलब उनके बच्चे के लिए जो स्कूल की फैसिलिटीज है वो सब होता है वो प्रोवाइड करना. तो ये आपका बन जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है. नेक्स्ट क्या है बेटा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव. Organization consists of different types of individuals who joins it to satisfy their diverse needs.
द इंडिविजुअल मे सीक टू सेटिस्फाई नीड सच एज। अब एक इंडिविजुअल जो बंदा आपके कंपनी में काम कर रहा है वो क्या सोचेगा, सीधा सिंपल सा बात है, वो हमेशा ये सोचेगा कि उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, सो कंपिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स। दूसरा पीयर रिकॉग्निशन, पीयर मतलब कि ग्रुप, मतलब वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में अगर वो एम्प्लॉय खड़ा रहे तो सब लोग उसको रिकॉग्नाइज करने चाहिए, सब लोग उसको जानने चाहिए कि हाँ अरे ये तो ये कंपनी में काम करता है, ठीक है, ऐसा उसको पीयर रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का या फिर वो एक पर्टिकुलर पर्सन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बन गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर। यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड के ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि मैनेजमेंट के रिलेटेड, सॉरी नॉट ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट के रिलेटेड जो आपके बेटा 3 ऑब्जेक्टिव्स है वो कंप्लीट हुए। कौन से थे? ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल और तीसरा पर्सनल, ठीक है। सो वापस एक बार रिकैप कर लो, हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ाई किया बेटा। एक तो मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा, दूसरा हम लोग ने एक कंसेप्ट पढ़े थे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, उस पर हम लोग ने टाइम वाला एग्जाम्पल देखा था, फिर हम लोग ने उसकी केस स्टडी सॉल्व की, फिर उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, ठीक है। उसके अंदर 6 पॉइंट थे मैनेजमेंट, वो हम लोग ने उसका लर्निंग टिप पढ़ा था। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर 3 पॉइंट पढ़े, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल, एक तो सोशल और एक तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अभी इसके रिलेटेड का केस स्टडी पढ़ लेते हैं, जैसे हम लोग ने डिसाइड किया था हर एक कंसेप्ट के साथ उसका केस स्टडी पढ़ेंगे सर, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का केस स्टडी पढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ता हूं, देखो क्या लिखा है। मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल पर्सनल गोल्स विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब मैनेजमेंट को बेटा इस तरीके से काम करना है कि वो जो पर्सनल गोल है एम्प्लॉय के वो तो फुलफिल करे ही, बट किसके साथ या फिर किसके साथ मिलके, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ मिलके, फॉर हार्मनी मतलब कि पीस, शांति के लिए इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसको अपने पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है वो तो फुलफिल करने ही है, बट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मिलके और उस तरीके से काम करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी या फिर पीस मेंटेन रहे, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है। Eicher manufacturers are the leading AC manufacturers. On meeting the record target, they decided to give the prize to the best worker of the year. ठीक है, एक Eicher मैन्युफैक्चर करके कंपनी है जो एसी बना रही थी बेटा, उसने डिसाइड किया था कि एक उसको प्राइज देना था, किसको? टू द बेस्ट वर्कर ऑफ द ईयर को, ठीक है। राजेश हु इज अ वेरी डिवोटेड वर्कर wins the prize of the best worker. He is very happy, ठीक है। Mr. Kulkarni, who is the CEO of a company, gives a heart-touching speech. He tells all the workers present that the company should reach new heights this year. Their contribution will be immense. He tells them that the revenue this year should exceed cost, so much so as to reduce the business risk, so that in the coming years companies could show increase in the number of workers, number of products produced, and also a sales turnover. The speech ends with the promise made by the labor union head of the company will get the full support from the workers. In the above case, which type of objectives are discussed by the Mr. Kulkarni in the speech? What is the other term used for the category of objective? Objective की जगह पे कंपनी ने कौन सा वर्ड यूज किया है? At which level of management does Rajesh works in the company? ठीक है, देखो क्या लिखा है। The type of objectives discussed are organizational objective. सीधी बात है, आइस मैन्युफैक्चर कंपनी जो आइस मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी का नाम था, जो एयर कंडीशनर बना रही थी, एसी बना रही थी, उसने क्या किया था, अपने एम्प्लॉयज को सबको साथ बुला के बोला था कि उसको ये बार इंक्रीज इन प्रॉफिट चाहिए, सब कुछ चाहिए, राइट। सो मतलब क्या, ये रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन था। तो कौन सा टाइप डिस्कस किया है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का। क्या इंक्रीज करने की बात हो रही थी? प्रॉफिट की। और दूसरा उसको क्या करना था, अपने कंपनी को एक लेवल अलग ऊपर लेके जाना, राइट। सो वो क्या हो जाएगा, कंपनी का ग्रोथ हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट मतलब कि रेवेन्यू दिस ईयर शुड एक्सीड कॉस्ट सो मच एज टू रिड्यूस द बिजनेस रिस्क, एंड ग्रोथ
increase the number of workers, number of products produced and also the sales turnover. ग्रोथ की हम लोग ने बात की, जो उसमें बेटा हम लोग ने ये चीज देखा था, राइट. राजेश वर्क्स इन द नॉन मैनेजरल लेवल. राजेश कहाँ पे काम कर रहा है? नॉन मैनेजरल लेवल. सिंस ऑल द वर्कर्स वर्क एट दिस लेवल एंड ही इज अ वर्कर, राजेश हु इज अ डिवोटेड, अ वेरी डिवोटेड वर्कर. ठीक है, समझा बेटा केस स्टडी. चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, कौन सा आंसर पढ़ रहे बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. अभी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट? सबसे पहले ना मेरे को थोड़ा रिकैप करवाओ कि जैसे मैं हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट कौन सा पढ़ा था बेटा? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस पढ़ा था, राइट. सो वो गोल ओरिएंटेड को, अगर मुझे वो गोल को फुलफिल करना है तो मुझे क्या मैनेजमेंट लगेगा, और मैनेजमेंट को अगर मैं इंपॉर्टेंस दूंगा तभी जाके वो गोल कंप्लीट होगा. इसलिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या बन रहा है? अचीविंग ग्रुप गोल्स. ठीक है, अचीविंग ग्रुप गोल्स. ठीक है, मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क. मैनेजमेंट से क्या होता है? जो इंडिविजुअल अपने तरीके से जो अपने लेवल पे काम कर रहा है वो इंडिविजुअल की एफर्ट्स को कंबाइन करता है. सो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप. मैनेजर्स गिव कॉमन डायरेक्शंस टू द individual efforts in achieving the overall goals of the organization. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो बेटा हम लोग ने पास्ट में कंसेप्ट पढ़ा था, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. सो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा सो इंक्रीज इन एफिशिएंसी बनेगी. मतलब क्या? देखो, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस द कॉस्ट. एफिशिएंसी का ब्रैकेट में हम लोग ने लिखा था टू लोअर द कॉस्ट या फिर एट लोअर कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. ठीक है, सो वो एफिशिएंसी कब पॉसिबल होगा? जब हम लोग मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस देंगे तब. ठीक है, थर्ड पॉइंट, क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनामिक मतलब कि वो चेंजिंग, राइट. सो मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडैप्ट एज पर द चेंजिंग सिचुएशन टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ. बड़ा अच्छा मैनेजमेंट होगा ना बेटा तो आपके लिए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगा. डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? हम लोग एम्प्लॉय को उस तरीके से ट्रेन करेंगे कि कल को उठ के बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कल को उठ के बिजनेस में कोई भी चेंजेस आए तो हमारे एम्प्लॉयज वो चेंज को, वो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमेशा एक्टिव और रेडी रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ये भी हम लोग ने पीछे पढ़ा था, जो 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव थे उसमें, कि मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अचीव देयर पर्सनल गोल्स while working towards organizational objective. देखो बेटा, एम्प्लॉय काम तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही करेगा, बट अगर अच्छे से मैनेजमेंट रही, सब कुछ रहा ना, तो वो अपने पर्सनल गोल को भी अचीव कर लेगा. मतलब कि खुद को भी डेवलप कर लेगा. ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते करते वो अपनी खुद की भी एक पोजीशन बना लेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या था? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज. हम लोग ने ये भी पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव में कि अगर अच्छे से मैनेजमेंट किया तो हम लोग क्या क्या कर पाएंगे बेटा? अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाएंगे, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स टिल लाइफ हम उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे. ठीक है, सो इसके रिलेटेड केस स्टडी देख लो बेटा. 5 पॉइंट थे मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस में. क्या क्या था कि सर अगर हम लोग ने मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस दिया तो हम लोग क्या कर पाएंगे? हमारे गोल्स को, ग्रुप गोल्स को अचीव कर पाएंगे. दूसरा सर, हमारा काम करने का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा. हम लोग हर एक काम को कम से कम खर्चे में, लोअर कॉस्ट पे कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, डायनामिक एनवायरनमेंट बनेगा सर. मतलब क्या बेटा? कि जो भी कल को उठ के चेंजेस आएगी तो हमारे एम्प्लॉयज हमेशा एक्टिव रहेंगे वो चेंज को और वो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए. उसके साथ साथ हम लोग ने ये देखा था कि अगर हम लोग ने मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस दिया सर तो हमारे पर्सनल और सोशल जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी हम अचीव कर पाएंगे. उसका ही मतलब है अचीविंग ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि खुद का ग्रोथ, इंडिविजुअल का ग्रोथ, किसके साथ काम करते हुए? ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए. और लास्ट में था डेवलपमेंट ऑफ दी सोसाइटी, मतलब कि नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना सर, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सेल करना एंड सो ऑन. ठीक है, एक लास्ट केस स्टडी देख लो बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर. देखो क्या लिखा है? अ फ्लोर मैनेजर ऑफ अ मॉल इज अ वेरी गुड मैनेजर एज ही यूटिलाइजेस ऑल द फंक्शंस of management to minimize the cost of maintenance of his area.
he directs all the staff members under him to follow the targets and advise them to put their efforts He directs all the staff members under him to follow the targets and advise them to put their efforts in the direction of achieving of these targets. Under his guidance, the employees admit that they learn a lot and are able to meet their targets. This has led to increase the salaries, identify the importance of management highlighted here. ठीक है, एक फ्लोर मैनेजर है जो मॉल में काम कर रहा है बेटा, वो उसके रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट की चीजें हैं वो सबको यूटिलाइज कर रहा था, मतलब सब फंक्शंस को यूटिलाइज कर रहा था. ठीक है, सो हमें आइडेंटिफाई करना है. देखो क्या लिखा है, द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर आर मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. वो देखो हर एक चीज को यूटिलाइज कर रहा था, मतलब हर एक फंक्शन को यूटिलाइज कर रहा था एट लोअर कॉस्ट, मतलब सीधा उसका एफिशिएंसी था वो, राइट. सो अ फ्लोर मैनेजर ऑफ अ मॉल इज अ वेरी गुड मैनेजर एज ही यूटिलाइजेस ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जब कोई फ्लोर मैनेजर हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को यूटिलाइज करेगा टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इन हिज एरिया विद द मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब कम से कम खर्चे में वो हर एक फंक्शन को यूटिलाइज कर रहा था. नेक्स्ट, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. He directs the staff members under him to follow the targets and advise them to put their efforts in the direction of achievement of these targets, right. And last one was helps in achieving personal objective. This has led to increase in their salary. सीधा बात है, अगर कोई एक एम्प्लॉय है वो उसके आसपास जितने भी एम्प्लॉयज है सबको मोटिवेट कर रहा है कि उसके मतलब कंपनी के जो टारगेट्स है उसको फुलफिल करना, सब कुछ करना है, तो उसका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो इनडायरेक्टली कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि उसके सैलरी में उसको ग्रोथ और इंक्रीमेंट मिल जाएगा. ठीक है, सो यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं आज, उसके बाद की कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, थैंक यू बेटा. और हर एक लेक्चर में फोकस देना, ठीक है, डेडिकेशन से पढ़ाई करना, ठीक है, एंड आई वांट एवरीवन टू बी द बेस्ट. थैंक यू.